बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं। खबरें काफ़ी दिलचस्प हैं। कुछ अच्छी खबरें बहुत अच्छी हैं, पसंद आएंगी आपको, और कुछ काफ़ी तकलीफ देह हैं। और तकलीफ देह इसलिए हैं कि हमारे जो बड़े हैं, जिन पे हम एतबार करते थे बहुत ज़्यादा, और पूरी कौम की नज़रें उन पे होती थी, और पूरी कौम समझती थी कि अगर वो कोई बात करेंगे तो वो हकीकत पर मबनी होगी, वो सच होगा, वो हक होगा, और आंखें बंद करके पाकिस्तान की कौम उन पर एतबार करती थी। और खा वो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, ओवरसीज पाकिस्तानी भी उन पर एतबार करते थे कि जनाब वो जो बात कहेंगे वो बिल्कुल सही कहेंगे, वो पाकिस्तान की सलामती के लिए बोलते हैं, वो पाकिस्तान के कौमी मफाद के लिए बोलते हैं, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बोलते हैं, और उनकी ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ हकीकत पर मबनी होता है, और न सिर्फ हकीकत पर मबनी बल्कि बड़ी तहकीक के बाद बोला जाता है। और ये नहीं, ये पता चला कुछ अर्सा पहले कि नहीं, ये जनाब केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और ज़रूरी नहीं कि हर बड़ा आदमी जो है, हर बड़ा आदमी और हर ताकतवर आदमी, उस ओहदे पर पहुंचने वाला आदमी जो है, वो सच बोल रहा हो या अपनी जुबान पे कही हुई बात की पासदारी कर रहा हो। ये एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, कोलेटरल डैमेज हुआ है, और अब लोगों का एतबार उठ गया है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बसने वाले नहीं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी, कि नहीं, अब तहकीक करनी चाहिए। जो भी बोले आंखें बंद करके उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। उस पर एतबार करने के बजाय उसकी शख्सियत का जायज़ा लेना चाहिए, और उसके अंदर छुपे हुए जो हदफ हैं उनको देखना चाहिए कि कहा कुछ जा रहा था, किया कुछ जा रहा था। तो ये कल इस पे आता हूँ मैं, लेकिन पहले ज़रा कोई अच्छी खबरें आप ले लें। और सूरत हाल ये है कि कल शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म, वो अदालत से ज़मानत पर इस वक्त रिहा है, और अबूरी ज़मानत पर रिहा है, और उनकी ज़मानत की जो है उसमें तौसीह होती रहती है। तो इसी दौरान उन्हें वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बिठा के कौम के साथ एक भयानक मजाक किया गया, पाकिस्तान के साथ एक मजाक किया गया, पाकिस्तान के साथ एक खेल खेला गया, और पूरी दुनिया को बताया गया कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं, और जिसे चाहें हम मनसब पे बिठा सकते हैं। ये पूरी दुनिया में एक मजाक बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा मजाक आप पड़ोसी मुल्क चले जाएं भारत में, वहाँ पे जो कुछ हमारी दुर्गत बनाई जा रही है, उसका जवाब हमारे पास भी नहीं है, और उसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। लेकिन बस है जी, और माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कानून है, ये चल रहा है ना। आईने पाकिस्तान भी एक साइड पे रख दिया गया, हमारा अदालती निज़ाम भी एक साइड पे रख दिया गया। तो बहरहाल वो कल चले गए, उनको अब एक काम तो कर लिया गया, और वो ये है कि ये पंगा तो ले लिया कंपनी बनाने का। अब उस कंपनी को जायज़ करार देना है, उसको लेजिटिमाइज करना है, और उसको कबूलियत आम होनी चाहिए। तो उनको लिए फिरते हैं कभी इधर कभी उधर, और बहुत ही तकलीफ थे तस्वीर कल देखी। और उन तस्वीर पे जो रद्द अमल आया पूरी कौम का, वो आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, डिजिटल मीडिया पे चले जाएं, वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक आपको नज़र आ जाएगा कि पूरी कौम क्या सोच रही है, और पूरी कौम को कल कितनी तकलीफ हुई है कि जब एक ज़मानत पर रहा शख्स, उसको, और जिस पे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और अगला जो इंकशाफ है वो मासूम नहीं है। अगली बात ये है, वो मासूम नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी जबकि वो वज़ीर आज़म है, इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो और उनके बरखुरदार जो कि विजिटर्स गैलरी के सीएम हैं, वो भी दोनों आज पेशी थी उनकी लाहौर अदालत में, और वहाँ पे ट्रायल कोर्ट में। तो वहाँ पे उनके खिलाफ केस चल रहा है, और मनी लॉन्ड्रिंग। और दूसरा, नंबर वन तो सलमान शहबाज, जो कि तुर्की के सरकारी दौरे पे तुर्क सदर के साथ बैठे थे, और अपने वाले साहब के साथ बैठे थे, और सरकारी वफद का हिस्सा थे।
اب وہ سرکاری وفد پاکستان کے لیے معاملات طے کر رہا تھا یا پھر اپنے کوئی کاروباری معاملات طے کر رہا تھا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نہ وہاں تھے اور سرکاری بیان پہ ہی گزارا کر سکتے ہیں۔ تو سلمان شہباز صاحب کو جی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے ٹرائل کورٹ، اور انہوں نے عدالت نے کہا ہے کہ ان کے وارنٹ گرفتاری ضروری ہے، کیونکہ ایف آئی اے کو وہ مطلوب ہیں اور ان سے انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ طاہر نقوی صاحب ہیں، ایک ملک مقصود صاحب ہیں، ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگلی بات، ٹرائل کورٹ جب پوچھا، ظاہر ہے ان کے جو وکیل صفائی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت انوسنٹ ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن یہ جب پوچھا گیا پروسیکیوٹر سے، ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر سے، تو انہوں نے عدالت کو یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شہباز شریف صاحب کی بھی گرفتاری چاہیے اور ہمیں حمزہ شہباز کی بھی گرفتاری چاہیے، اور ہمیں یہ فزیکلی ہمیں درکار ہیں، کیونکہ ہم نے ان سے انویسٹیگیشن کرنی ہے، بہت ساری چیزوں کی تحقیقات کرنی ہے، اور اربوں روپے کا جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس کے سلسلے میں ہماری تحقیقات رکی ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک صاحب کو وزیر اعظم بنوایا گیا، دوسرے صاحب کو وزیر اعلیٰ صوبہ پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ اس کا وزیر اعلیٰ بنوایا گیا، تو یہ جانتے ہوئے بھی تو ایف آئی اے نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے ٹرائل کورٹ میں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں کی گرفتاری ہمیں مقصود ہے۔ تو یہ تو ایک فیکٹ، اور اسی طریقے سے سی ایف او ہیں ان کی بھی، پھر یہ کہ ضمانت میں ان کے توسیع کر دی گئی ہے کچھ دنوں کے لیے، اور 11 جون تک توسیع کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ ہیئرنگ ہے۔ تو یہ صاحب جو ہیں یہ کل اسٹاف کالج، اس سے پہلے یہ پشاور ان کو وزٹ کروایا گیا، اور پشاور کور کا، اور وہاں پہ خواجہ آصف صاحب بھی تھے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، جن کے بارے میں آپ زیادہ نہیں، صاحبزادہ فضل کریم کے صاحبزادے ہیں، ان کی گفتگو سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ رانا صاحب کے بارے میں دنیا کے، بلکہ ہاں کہنا چاہیے دنیا کے، پاکستان کے طاقتور ترین فرد نے ان کو کیا بتایا تھا، صرف ان کو نہیں بتایا تھا بلکہ کافی لوگوں کو بتایا تھا، اور یہ سننے والوں میں ہم بھی شامل تھے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ہے جناب صورتحال۔ ان کو کل سٹاف کالج لے جایا گیا، اور وہاں پہ ہمارے آنریبل انتہائی افسران جو ہیں، پاک فوج کے جوان افسران، ان سے خطاب کروایا گیا۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ کروا سکتے ہیں، لیکن بس میں اتنا کہوں گا کہ اپنے سبارڈینیٹس پہ نہیں، کیونکہ وہ تو آپ کو شاید بریف نہ کریں، وہ خود اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہیں، تو آپ صرف سوشل میڈیا پہ جائیں اور سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں کہ اس پہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی یوتھ، پاکستان کے بچے بوڑھے کیا تبصرہ کر رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جناب کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں یہ کیوں ایف آئی اے نے کہا، ایف آئی اے کو اتنی ہمت کیوں آئی ہے؟ وہ اس لیے آئی ہے جناب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ اس وقت مانیٹرنگ کر رہا ہے اور ساری صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر لارجر بینچ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نوٹ نہ لکھتے، لارجر بینچ تشکیل نہ پاتا، تو اب تک یہ مقدمات جو ہیں ان کا تیا پانچا ہو جانا تھا۔ 54 ارب روپے کی غالباً منی لانڈرنگ ہے جس کا یہ معاملہ ہے، تو یہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ثبوت ہیں، جو انویسٹیگیشن ہے، جو دستاویزات ہیں، وہ سیلڈ کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریکارڈ جمع کروایا جائے، تاکہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ آگ لگ جاتی ہے بلامو، حالانکہ اب تک پتہ نہیں کیوں نہیں لگی، لگ جانی چاہیے تھی، اور یہ ایک معاملہ ہوا ہے۔ اب یہ تو تھیں اب اچھی خبریں بھی، اور میں نے بتا دی تکلیف دہ خبریں بھی، تو میرا خیال ہے سوچنا چاہیے۔ اگلی خبر بھی لے لیں۔ اس وقت کی اسٹاک ایکسچینج ایک ہفتے میں تقریباً 200 ارب روپے کا خسارہ ہو چکا ہے، 200 ارب روپے کا خسارہ ہو چکا ہے۔ مہنگائی میں 23% تک اضافہ ہونا ہے جی، اور پنجاب ٹیکسٹائل ملز میں گیس بند کر دی گئی ہے، اور گیس کی قیمتیں بھی 45% بڑھا دی گئی ہیں۔
महंगी कर दी गई है। तो ये लोड शेडिंग के लिए एक मीटिंग कॉल की गई है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये लोड शेडिंग जो है ये मसनूई है, ये हकीकी लोड शेडिंग नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इत्तलाआत के मुताबिक इसलिए की जा रही है कि लोग तंग आ जाएं, लोगों की ज़िंदगी जीर्ण हो जाए और लोग डिमांड करें कि हमें बिजली चाहिए। और एक तरफ लोड शेडिंग है, दूसरी तरफ 14, 15, 16 रुपए फ़ी यूनिट बिजली बढ़ा दी गई है। एक बात, बिजली है नहीं, कीमत बढ़ा दी गई। अगली बात यह है कि अब इन्होंने करना है वही वाला काम जो 2013 में आने के फ़ौरन बाद पहले 3 हफ्तों में कर दिया था, और वो था जो चला आ रहा था, बकायाजात चले आ रहे थे प्राइवेट बिजली घरों के, उनकी पेमेंट करनी है। और ये हालात को उस तरफ लेके जा रहे हैं कि जब पूरी कौम बिलक उठे, इंडस्ट्री बंद हो जाए और उसके बाद ये कहेंगे चलें ठीक है जी हमने ये कर दिया, क्योंकि उसका ऑडिट होना होता है। वो फिर उसको वेव ऑफ करते हैं कि ऑडिट की भी ज़रूरत नहीं है, इस वक्त हंगामी सूरत हाल है, ये है वो है। और वो सारे प्राइवेट बिजली घर के मालकान कौन हैं वो आपको पता ही है, वो इनके दौरों के साथ भी होते हैं मोस्टली, और इनके कारोबारी मामलात में भी देखे जाते हैं। तो ये एक सिलसिला चल रहा है जी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि ये मामलात हैं। और जाते जाते ये भी बता दूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब पर भी वो भी आ गए हैं गद्दारी के ज़ुमरे में, क्योंकि उन पे भी हो सकता है कि गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि उन्होंने भी ये कह दिया है कि मईशत बेहतर होगी तो हमारा दिफा बेहतर होगा, मईशत बेहतर नहीं होगी तो दिफा भी बेहतर नहीं होगा, हमारी फ़ौज कमज़ोर होगी। यही बात इमरान खान साहब ने कही थी, तो उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे एक नैरेटिव बना के दिया गया था और प्रोपेगेंडा पूरे मुल्क में फैला दिया गया था, पूरी दुनिया में कोशिश की गई थी, जो कि 24 घंटे से भी ज़्यादा न चल सका और वो अपनी मौत आप मर गया था, क्योंकि वो सारा फेक था। और इसलिए उन फेक कामों को छोड़ देना चाहिए और सही काम करने चाहिए, क्योंकि जो अपने अपने दायरा कार में रह के अपना अपना काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। जितनी भी मेहनत की जाएंगे इस कंपनी को पजीराई नहीं मिलने वाली, ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी को बनाने के जो जुज़ियात और जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो रीज़न हैं, जो वजूहात हैं, वो बहुत ही नाकाबिले क्या कहना चाहिए, नाकाबिले पजीराई है, नाकाबिले समझ है। समझ तो आती है खैर, लेकिन वो हज़म नहीं होने वाली। तो लिहाजा ये एक आपके साथ कुछ गुफ्तगू करनी थी। इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू में हम एक और आपको अहम खबर देंगे और उसको भी ज़रा सुनिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।